प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार रेडियो का आविर्भाव हुआ, किस प्रकार रेडियो ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई और किस प्रकार सारे विश्व के जन समुदाय को प्रभावित किया। आइए आज की कक्षा में हम देखते हैं कि भारत में रेडियो या आकाशवाणी के विकास के साथ क्या-क्या उसके विकास की नई दिशाएं बनी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है प्रसार भारती। ये प्रसार भारती क्या है? देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन, जिसे हम रेडियो और टेलीविज़न कहते हैं, इसके विकास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई एक पूरे विधिवत एक ऐसा संगठन है जो इसके विकास के लिए कार्य करता है। भारत सरकार ने 4 सितंबर 1964 को अशोक चंदा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति को आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इस समिति ने आकाशवाणी के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और ये कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को अलग-अलग संगठन के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाए। यह रिपोर्ट सौंप दी गई। उसके उपरांत 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन किन्हीं कारणों से यह सरकार अधिक नहीं चली और बाद में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, तब उन्होंने एक अलग विधेयक पेश किया और 1979 में प्रसार भारती के रूप में यह विधेयक हमारे सामने आता है। इंदिरा गांधी जब पुनः 1980 में प्रधानमंत्री बनी, तब 14 सदस्यों की एक समिति का गठन किया और इसकी स्वायत्तता हेतु विचार विमर्श करने का निर्देश दिया। प्रसार भारती का गठन भारत सरकार ने स्वायत्त प्रसारण निगम के रूप में किया। इसका प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें दो प्रमुख तत्व हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं रेडियो और टेलीविज़न, वो भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए यह संगठन स्थापित किए गए। अलग-अलग प्रकार से विकासों के दौरान बाद में प्रसार भारती 23 नवंबर 1997 को अपने आप में एक स्वायत्तकारी संस्था के रूप में हमारे सामने आती है। रेडियो प्रसारण का बढ़ता नेटवर्क। इस प्रकार देश की आज़ादी के उपरांत विभिन्न राजकीय प्रयासों और शासकीय प्रयासों से इस प्रकार रेडियो का प्रसारण बढ़ता गया। सूचना क्रांति के प्रसारण में अनेक तकनीकें आई। पहले एनालॉग रिकॉर्डिंग होती थी, उसके स्थान पर अब डिजिटल रिकॉर्डिंग ने उसका स्थान ले लिया और इसके प्रसारण ने श्रोताओं को अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया। आकाशवाणी के पास शॉर्ट वेव, मीडियम वेव और एफएम ट्रांसमीटरों का विशाल नेटवर्क मौजूद है, जिसके कारण ये देश के कोने-कोने में रहने वाले लोगों तक अपने प्रसारणों को पहुंचाने में सक्षम है। आकाशवाणी का मूल जो ध्येय है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात अधिक से अधिक लोगों का हित साधा जाए, अधिक से अधिक लोगों का सुख पहुंचाया जाए। आकाशवाणी का उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाना है। लगभग 8 दशकों की सेवा के दौरान रेडियो प्रसारण ने लगभग 1 अरब की आबादी वाले देश के अधिकांश भागों तक अपनी पहुंच बनाई है। विश्व में जितने भी संगठन हैं रेडियो के, उनमें विस्तार की दृष्टि से आकाशवाणी सबसे अधिक पहुंच वाले संगठनों में से एक है। इस संगठन के कार्यक्रम लगभग 13 करोड़ रेडियो सेटों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों के कोने-कोने तक पहुंचा है। इस समय 70 से अधिक एफएम प्रणाली के केंद्रों से एफएम चैनल चल रहे हैं। आकाशवाणी की नई सेवाएं। आकाशवाणी ने अपने आप को समय के साथ हमेशा साधा है और मांझा है। इस विकास में आकाशवाणी ने नई सेवाओं जैसे एफएम, प्राइवेट चैनल, सामुदायिक रेडियो, फोन इन रेडियो, डिजिटल रेडियो, डीटीएच, ये सब नाम आपके सुनने में आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। एफएम सेवा, जिसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर्स कहते हैं। प्रसारण के क्षेत्र में मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के बाद एफएम के कार्यक्रम अधिक लोकप्रिय होने लगे। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बंगलोर जैसे महानगरों में एफएम चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों ने मनोरंजन की दृष्टि से श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। इसी आकर्षक क्षमता के कारण आज देश में लगभग 2004 तक 139 एफएम स्टेशन हो गए थे। हालांकि एफएम सेवा की शुरुआत 7वें दशक के प्रारंभ में हो गई थी,
लेकिन बाद में इसका प्रसार बढ़ता गया और आज देश के अधिकांश जिले इसके प्रसार क्षेत्र में आते हैं। अगला स्वरूप है प्राइवेट रेडियो चैनल। एफएम चैनल की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ने लगी, तो इस दिशा में प्राइवेट कंपनियों का आकर्षण भी बढ़ने लगा। उन्होंने सरकार से लाइसेंस प्राप्त करके प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित किए और प्रयोग के तौर पर 15 अगस्त 1993 में प्राइवेट पार्टियों को एफएम चैनल पर टाइम देने का निर्णय किया गया। धीरे धीरे यह समय की मांग और यह मांग बढ़ती गई। अब तक प्रसारण का पूरा अधिकार आकाशवाणी का ही था, लेकिन वर्ष 2000 के आसपास प्राइवेट चैनलों का एफएम पर प्रवेश शुरू हो गया। आज आप देखते हैं रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, रेड एफएम इत्यादि अनेक जो कार्यक्रम है एफएम, निजी एफएम श्रोताओं के सामने आने लगे हैं और लोकप्रिय होने लगे। एक और स्वरूप है सामुदायिक रेडियो। सामुदायिक रेडियो को हम स्थानीय रेडियो भी कहते हैं। यह स्थानीय रेडियो की श्रेणी में ही आता है। इसका मुख्य प्रयोजन ग्रामीण क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थाओं में सूचना और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षिक संस्थाओं और ग्राम पंचायतों के दायित्व सौंपा गया। एक निर्धारित राशि जमा करके ये संस्थाएं सरकार से लाइसेंस लेकर सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोल सकती हैं और इसके आधार पर अपने क्षेत्रीय और स्थानीय आवश्यकताओं को प्रचार प्रसार कर सकती हैं। प्रायोगिक तौर पर तमिलनाडु राज्य के अन्नामलाई विश्वविद्यालय में पहला रेडियो स्टेशन इस आधार पर शुरू हुआ। इसमें बहुत सारी संभावना आज भी खुली हुई है। एक और स्वरूप आता है फोन इन कार्यक्रम। फोन इन कार्यक्रम का तात्पर्य यह है कि इसमें आकाशवाणी से जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, प्रसारण के दौरान ही श्रोता फोन से अपनी बात रखते हैं, फोन से प्रश्न पूछते हैं और इसके माध्यम से उनकी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान होता है। 10 जनवरी 1993 से दिल्ली से पहला फोन इन कार्यक्रम शुरू किया गया था। धीरे धीरे ये काफी लोकप्रिय रहा। आकाशवाणी के विभिन्न जो केंद्र हैं फोन इन कार्यक्रम द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला रूप है रेडियो ऑन डिमांड सेवा। सूचना प्रौद्योगिकी विस्तार के साथ ही आकाशवाणी ने अपने परंपरागत प्रसारण के साथ साथ नई तकनीक से श्रोताओं के निकट पहुंचने का प्रयास किया है। आकाशवाणी के कार्यक्रम इंटरनेट पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा 26 जनवरी 1998 से आकाशवाणी ने रेडियो ऑन डिमांड की सेवा आरंभ करके मनोरंजन की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। एफएम चैनलों पर आकाशवाणी ने कंप्यूटर आधारित इस सेवा को कुछ महानगरों में शुरू किया। आज यह देश के अधिकांश शहरों में शुरू हो चुकी है। अगली सेवा है डिजिटल रेडियो सेवा। 27 फरवरी 2002 को वर्ल्ड स्पेस रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी ने डिजिटल सैटेलाइट होम सर्विस भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए शुरू किया। यह अपने आप में एक नया प्रयोग था जो ज्यादा नहीं चला। अगली महत्वपूर्ण सेवा है आकाशवाणी डीटीएच सेवा। डीटीएच का मतलब है डायरेक्ट टू होम। इस सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुई। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। डीटीएच के माध्यम से दूरदर्शन के 33 चैनलों और आकाशवाणी के 12 चैनलों को देश के किसी भाग में देखा और सुना जा सकता है। इसके लिए आपको न्यूनतम लागत पर एक छोटा सा एंटीना लगाना होता है और इसके माध्यम से ये सारी सेवाएं आप निःशुल्क सुन सकते हैं और देख सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आकाशवाणी के 12 चैनलों को भी शामिल किया गया है। डीटीएच में शामिल किए गए आकाशवाणी चैनलों में विविध भारती, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड के अलावा हिंदी, बंगला, पंजाबी और पूर्वोत्तर की कई भाषाओं के चैनल भी इसमें शामिल किए गए हैं। इस प्रकार ये देखते हैं डीटीएच न केवल टेलीविजन अपितु रेडियो के का संयुक्त रूप से लोगों को निःशुल्क मनोरंजन उपलब्ध करा रहा है। डीटीएच का सबसे बड़ा लाभ राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में भी मिल रहा है। एक ऐसा अनुमान है हमारे देश में 11.2 करोड़ के आसपास टेलीविजन नहीं है। इन 11.2 करोड़ परिवारों में से कम 2 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें जमीनी टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध नहीं है। जाहिर है डीटीएच सेवा के माध्यम से ये अपनी सेवाएं ले सकते हैं और दूरदर्शन और आकाशवाणी की सेवाएं अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी के इतिहास में ये जो तथ्य हैं इसे एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बड़े महत्वपूर्ण है
इन्हें आप क्रम से तिथिवार आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।